Good morning, class. Today's topic is sources of sales force को रिक्रूट करने की कंडीशंस। पिछले बार हमने क्या पढ़ा था? रिक्रूटमेंट में क्या कंडीशन होती है, किस तरह से हम पता करते हैं कि पर्टिकुलर कितने सेल्स फोर्स की हमको ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग किन किन पोस्ट पे कैसे लोगों को अपॉइंट करने की ज़रूरत है। उसी का लास्ट स्टेप था, क्या था? डिटरमिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ सेल्स फोर्स। मीन्स किस तरह से हम इस सेल्स फोर्स को अलग अलग तरह से रिक्रूट कर सकते हैं। इसकी मेनली दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेस में अलग अलग कंडीशन है। जैसे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दिया है प्रमोशन मीन्स जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्म के किसी ऊंचे पोस्ट में कहीं पे जगह खाली होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर बाहर से किसी को अपॉइंट करने की जगह क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से ट्रेंड है, वहाँ के इन्वायरमेंट को समझते हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में कैपेबल हैं, ऐसे अच्छे पर्सन को उस ऊंचे पोस्ट पे प्रमोट करते हैं। तो ये क्या कंडीशन होती है? प्रमोशन। और जो नीचे पोस्ट है फिर उसके लिए क्या की जाती है? रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, या उसको भी अगर आसपास के कहीं से ऐसे लगते हैं कि कैपेबल पर्सन है जो उसे हैंडल कर सकते हैं, तो उनको उस जगह पर क्या कर दिया जाता है? प्रमोट कर दिया जाता है। तो इंटरनल सोर्सेस में सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है? प्रमोट। खासकर जो ऊंची पोस्ट होता है उसके लिए, जिसके लिए अगर बाहर से पर्सन लाए तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और इन सारी उस एनवायरनमेंट को समझने सब में जो टाइम वेस्ट होता है, वो सारी चीज़ों से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। सेकेंड है ट्रांसफ़र मीन्स मान लो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे ब्रांचेस हैं, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस हैं। अब आप फिर से एक नए ब्रांच को ओपन करते हो, तो उस नए ब्रांच को भी आप किसके अकॉर्डिंग चलाओगे? जैसे बाकी के ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे ब्रांच है, सेम एज इट इज़ उसे भी चलाना चाहोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे? नए रिक्रूटमेंट करोगे, तो टोटली वहाँ पे कंडीशन या इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट है उनके लिए क्या करते हैं? ट्रांसफ़र की कोशिश करते हैं। मीन्स जो आपके पास पहले से एम्प्लॉई हैं, ट्रेंड है, उनके पास ट्रेनिंग है, उनको आपके अंडर काम करने की सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है और वो उस एनवायरनमेंट को वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ऐसे लोगों को आप क्या करते हो? उस पर्टिकुलर नए ब्रांच में या पहले से स्टेबल ब्रांच है उसके किसी मेन पोस्ट पे पुराने लोगों को क्या करते हो? ट्रांसफ़र करके भेजते हो। ये ट्रांसफ़र सेम उसी पोस्ट पे भी हो सकता है और कई बार ट्रांसफ़र के साथ उनको क्या दिया जाता है? प्रमोशन भी दिया जाता है, जिससे कि वो एक पोस्ट ऊपर प्रमोट होते हैं और पर्टिकुलर वहाँ की सारी चीज़ों को सही तरीके से क्या कर पाते हैं? हैंडल कर पाते हैं। तो एक हो गया प्रमोशन, दूसरा हो गया ट्रांसफ़र। थर्ड कंडीशन होता है रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉयज़। जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं आपके, कई बार क्या होता है, एज हो जाती है, उनको रिटायरमेंट की एज रहती है और उनको रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन कई बार वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो आपके कई काम को आसानी से क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। तो उनको वापस फिर से जॉब में रीजॉइन करवाया जाता है और फिर से उनसे क्या लिया जाता है? अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क लिया जाता है। तो ये रीजॉइनिंग प्रोसेस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम करते थे उनको फिर से रीजॉइन आप करा सकते हो, या फिर कहीं दूसरी जगह, जैसे हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में रहे हों या खासकर जो आर्मी वगैरह में रहते हैं उनको फिर से उसी से रिलेटेड या उसी तरह के जॉब में, या तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है, रीजॉइनिंग कराया जाता है। तो इस तरह ये क्या होती है? इंटरनल कंडीशन होती है। इसमें बाहर से बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट या उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं दिए जाते हैं। जो आपके पुराने लोग हैं, जो आपके काम को अच्छे से समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को आगे अच्छे से ले जा सकते हैं, चला सकते हैं,
उन लोगों को वापस फिर से क्या किया जाता है, उसी पोस्ट में या तो प्रमोट किया जाता है या ट्रांसफ़र प्लस प्रमोशन दिया जाता है, या फिर उनका एज बार हो गया, रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो वर्क है जो बहुत अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फिर से वापस रिटर्न ला के उनसे जॉब करा सकते हैं। ये क्या सब कंडीशन है, इंटरनल। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स इसके क्या होंगे, हाई एम्प्लॉय मोरल, जो एम्प्लॉय का मोरल है ऑब्वियसली अच्छा होगा। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुसूँ, वहाँ पे ट्रांसफ़र के चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं, तो ऑब्वियसली वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, अच्छी होगी। मैं वहाँ के लिए अच्छी मेहनत करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अच्छी मेहनत करती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट है रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ हायरिंग का कॉस्ट आपका खर्चा कम हो जाता है। मीन्स इंटरव्यू कराना, एडवर्टाइजमेंट देना, जो सारी लंबी लिस्ट प्लस ट्रेनिंग ये सारा काम आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिस्टरी लॉस, जो होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। मीन्स हम नए पर्सन को जब वर्क में लाते हैं तो वो उसके लिए यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो सही बैठेगा नहीं बैठेगा ये हमको पता नहीं होता। कई बार हम रिक्रूट करके ले आते हैं और जहाँ उस समय हमको लगता है कि ये बहुत ही कैपेबल होगा और हमारे काम को अच्छे से समझेगा, अच्छे से करेगा, लेकिन कई बार वो हमारे इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते और हमें वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते जो रिज़ल्ट हम उनसे एक्सेप्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। और लास्ट है लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स कोई पर्सन अगर आप इस तरह से इनकरेज करके उनको लाओगे तो वो आपके लिए लॉयल होगा और लंबे समय से क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है तो फिर आपके साथ काम करने में वो कभी कोई गलत कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या है इसके मेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या होते हैं, डिस्कॉर्ड मीन्स कई बार क्या होता है कि जब जिस पोस्ट पे वो पहले से काम करते रहते हैं उस पोस्ट के लिए वो सूटेबल होते हैं, लेकिन जब हम प्रमोट करके उनको हायर पोस्ट देते हैं तो कई बार उसको वो प्रॉपर वे पे हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आप क्या कर सकते हो, जब एम्प्लॉय को आप कोई राइट वगैरह देते हो तो क्या होता है कई बार वो उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। जो मैनेजमेंट से रिलेटेड उसको काम करना चाहिए उसमें उसको क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है या प्रॉपर वे पे उसे सिस्टमेटिक वे पे वो नहीं कर पाता। खासकर जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करते हैं तो कई बार उसे ये चीज़ अच्छी लगती है और कई बार उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ों को भी समझना क्या होता है, ज़रूरी होता है। और भी कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि कंपनी के हैं सारे इन्वायरमेंट को समझते हैं तो उनको अगर उसी में फिर से कंटिन्यू किया जाए तो वो शायद अच्छे से उस काम को करें, या एक स्टेप उनको आगे बढ़ा के दिया जाए तो वो उस काम को अच्छे से करें, लेकिन कई बार वो ऐसा करने के लिए कैपेबल नहीं रहते। तो ये सारी कंडीशन भी क्या होती है, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन ये माइनर होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते और ये कभी कभी होता है क्योंकि जब किसी पर्सन को न्यू पोस्ट विथ न्यू सैलरी के साथ मिलती है तो वो उस काम को अच्छे से ही करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है इसके मेरिट और डिसमेरिट्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस। कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। पहला है रिकमेंडेशन मीन्स कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा हमें भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, पर्टिकुलर एक या दो पोस्ट है जहाँ जिसे हमें फुलफ़िल करना रहता है और हमें लगता है कि हम उसमें एडवर्टाइज़ वगैरह में खर्चा ना करें तो बेहतर होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ लोगों से पूछते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके पहचान में कोई ऐसा है जो इस तरह की एजुकेशन रखता है और इस काम को अच्छे तरीके से
कर लेता है। और कोई अगर इस तरह के पर्सन को लाता है तो पर्टिकुलर उसे भी सारे इंटरव्यू और सारे ट्रेनिंग के थ्रू उस पोस्ट के लिए क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। बस इसमें एक प्रोसेस कम हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, प्लस जो भीड़ है वो इकट्ठी नहीं होती है, ना रिटन टेस्ट होता है, ना मेडिकल टेस्ट। पर्टिकुलर जो लोग दूसरों के थ्रू आते हैं सिर्फ उनका ही इंटरव्यू होता है और उनका ही सारे टेस्ट होते हैं, बाकी लोगों पे फोकस यानी पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता। सेकंड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू कई बार जो कैंप लगते हैं, अलग अलग कंपनियां आती हैं, कैंप लगाती हैं और उसके थ्रू क्या करती हैं, पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट से आप एजुकेशन ले रहे हैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी जॉब रहता है उसके लिए वो आपको क्या करती है, इंटरव्यू लेती है। और अगर उनको आपकी सारी कंडीशंस अच्छी लगती है तो वो आपको फाइनली क्या कर लेती है, अपने जॉब के लिए सेलेक्ट कर लेती है। तो ये क्या हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपका सिलेक्शन। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव यूनिटी। कॉम्पिटिटिव यूनिटी में क्या होता है, कई बार जो आपके कॉम्पिटिटिव कंपनी है उनको लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा है और आपका नॉलेज अच्छा है, तो वो क्या करती है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ से ज़्यादा पे स्केल और दूसरी और भी सुविधाएं आपको देती हैं जिससे कि आप उनकी कंपनी को क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। तो ये कंडीशन हालांकि बहुत कम होती है लेकिन इसमें चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनेस्ट हो और उनकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो आप ऐसा काम नहीं करोगे। लेकिन सिर्फ आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो या फिर आपको लगता है कि आप अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो वहाँ लंबे समय तक आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी, तो इन सारी सिचुएशंस में आप क्या करते हो, दूसरी कंपनी में जंप कर देते हो। नॉन कॉम्पिटिटिव यूनिट। नॉन कॉम्पिटिटिव यूनिट में कई बार क्या होता है, जो काम है आपका वो कैसा रहता है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारा काम अच्छा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी सेल्स का ही एग्ज़ाम्पल ले ले। सेल्स का काम दिखता जितना आसान है होता उतना ही मुश्किल है। इसमें कंटिन्यू मोटिवेट होना पड़ता है, फिर भी कंटिन्यू लोगों से जो बातें हम सुनते हैं तो कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस जॉब को छोड़ने के बारे में सोचते हैं। मीन्स पर्टिकुलर उस जॉब में ही जंप ना करके हम अपना फील्ड क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसलिए ये कैसा है, नॉन कॉम्पिटिटिव। मीन्स आप अपने जॉब को पसंद नहीं कर रहे या आपका जो वर्किंग पैटर्न है उसको आप पसंद नहीं कर रहे और उससे बचने के लिए आप कई बार क्या करते हो, अपने जॉब को चेंज करते हो। तो ये किस में आता है, नॉन कॉम्पिटिटिव यूनिट में आता है। कॉम्पिटिटिव में आप सेम उसमें फील्ड में जंप करते हो, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में सेम फील्ड नहीं रहता, अदर फील्ड रहता है, लेकिन आप जंप इसलिए करते हो क्योंकि आप उस पर्टिकुलर जिस जॉब में अभी हो उससे आप सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। तो इस कंडीशन में भी रिक्रूटमेंट होता है किसके थ्रू, कंपनी के थ्रू। कंपनी कहती है हम पर्टिकुलर आपको उसी काम में नहीं लगाएंगे, दूसरे काम में लगाएंगे, और आप उनके लिए क्या कह देते हो, हाँ कह देते हो। एडवर्टाइजमेंट सबसे आसान तरीका है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पूरी डिटेल बताई जाती है, कौन सी कंपनी है, कितनी पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के नाम प्लस अलग अलग पोस्ट में कितने वैकेंट पोस्ट हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके लिए पर्टिकुलर क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन और अपना बायोडाटा पर्टिकुलर डेट तक सबमिट करने को कहा जाता है। जब आप ये सारी चीज़ें सबमिट कर देते हैं फिर उसके बाद पूरी लिस्ट निकाली जाती है, उसमें से देखा जाता है कि कौन आपके कौन से फील्ड के अकॉर्डिंग कैपेबल है और जो आपको सही लगते हैं फिर आप उनको आगे के प्रोसेस के लिए बुलाते हैं, जैसे कि इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, ये सारी चीज़ों के लिए आप उनको बुलाते हो। नेक्स्ट है सेल्फ ऑफ़र। सेल्फ ऑफ़र में क्या होता है, आप खुद को रिक्रूट करते हो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मीन्स वहाँ से कोई एप्लीकेशन नहीं आया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, आपको किसी ने कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे आसानी से एक वर्क प्लेस मिल सकता है, तो मैं खुद जाकर वहाँ पे क्या करती हूँ, अपना बायोडाटा और अपना एप्लीकेशन छोड़ के
आती हूँ और सामने वाले को लगता है कि हाँ, ये जब वो मेरे एप्लीकेशन और बायोडाटा को देखता है और उसे लगता है कि हाँ, ये यहाँ के पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए कैपेबल हैं, हो सकता है, तो वो क्या करता है, मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट करता है। तो इसे क्या कहते हैं, सेल्फ ऑफर्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है, ये कंडीशन कैसी होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सचेंज किया जाता है। ये पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है और लगता है कि हाँ, उस पर्टिकुलर पोस्ट के काबिल है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन है और वो सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे हैंडल कर सकता है। तो इस तरह के एक्सचेंज वाली कंडीशन को फॉलो किया जाता है, लेकिन इसके प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं और जनरली ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा होता है। और लास्ट है कंपनी कस्टमर मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल्स के लिए डोर टू डोर जाते हैं। कई बार आपको कोई ऐसा कस्टमर मिल जाता है जिसको आपकी कंपनी का पूरा नॉलेज है, आपके प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज है और वो जो डिटेल में हमको समझा रहा है वो सारी चीज़ें भी बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। तो जैसे ही हमको इस तरह की कोई कस्टमर मिलते हैं तो हम उनको जॉब ऑफ़र कर सकते हैं कि आप हमारी कंपनी के लिए इस तरह का काम कर सकते हैं। अगर उसका आंसर यस होगा तो आप उसको क्या करोगे, अपने यहाँ जॉब में कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरह कई अलग अलग तरह के सिचुएशन होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट की अलग अलग कंडीशन है। ये सिर्फ रिक्रूटमेंट की कंडीशन थी। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सेल्स फोर्स में पहले एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर पोस्ट क्या है, कितने लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद रिक्रूटमेंट के भी दो कंडीशन हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें भी सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं, कितने पोस्ट हैं, क्या हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट निकालते हैं। रिक्रूटमेंट का काम जहाँ पे ख़त्म होता है, फिर वहाँ पे अगला स्टेप किसका शुरू होता है, सिलेक्शन का शुरू होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट जो अगला स्टेप है वो क्या है, आपका सिलेक्शन, जो हम अगले इसमें पढ़ेंगे।